नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आप सबको पुनः नया लेक्चर लेके आया हूँ। आज जो टॉपिक होगा पब्लिक फाइनेंस का 4th चैप्टर है। अब 4th टॉपिक होगा आप सबके लिए। इस समय दोस्तों मित्रों, इस समय टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी निकला हुआ है। सभी लोग तैयारी पर लगे हुए हैं। उसी से संबंधित आज दूसरा टॉपिक होगा। वो टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। दोस्तों मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सार्वजनिक व्यय का विवरण। सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य है सरकार के द्वारा, राज्य के कार्य में किए गए जो व्यय होते हैं सार्वजनिक व्यय कहलाते हैं। व्यय किस प्रकार होना चाहिए, व्यय का क्या उद्देश्य है, व्यय कब होना चाहिए, काल अवधि के आधार पर सही प्रकार से उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, सफलतापूर्वक उसको कार्य का संपादन करना, क्रियान्वयन करना, विश्लेषण करके, जिसे हम वर्गीकरण के नाम से जानते हैं, क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसलिए दोस्तों मित्रों, सदैव क्लासिफिकेशन के आधार पर हम सार्वजनिक व्यय को, सरकार के द्वारा जो व्यय किए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उसको हम वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग क्लासिफाई करके सुविधाजनक बना करके उसे परोसने का, प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इसके संदर्भ में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरीकों से इसे क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है, वर्गीकरण किया है। बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सार्वजनिक व्यय को अपने अपने तरीकों से परिभाषित करने का प्रयास किया है। सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण के संदर्भ में अनेक अर्थशास्त्रियों ने जो क्लासिफाइड किया, वर्गीकृत किया है, उसे हम भिन्न भिन्न तरफ से अलग अलग रूपों में स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जिसमें सर्वप्रथम है सार्वजनिक व्यय से आय के आधार पर। सार्वजनिक व्यय से आय के आधार पर वर्गीकरण का श्रेय प्रोफेसर निकोलस महोदय को जाता है। निकोलसन महोदय ने सार्वजनिक व्यय को 4 भागों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है या बांटा है, जिन्होंने उनका कहना है कि प्रथम इन्होंने जो 4 प्रकार से भागा है, इसमें 4 में फर्स्ट है वह व्यय जिसे सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी प्रकार से या किसी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती है। अर्थात ऐसा व्यय युद्ध पीड़ितों, अकालग्रस्त तथा अन्य संकटों से ग्रसित क्षेत्र पर गवर्नमेंट के द्वारा व्यय किया जाता है। सेकंड है वह व्यय जिसे सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी प्रकार से आय की प्राप्ति नहीं होती है। सेकंड, सार्वजनिक व्यय जिसे राज्य को कोई लाभ या आय प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसे गवर्नमेंट करती है। जैसे किसी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को बीटेक करा देना, बीटेक कराने में जो स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति जो गवर्नमेंट देती है, उससे उनका कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन तत्काल नहीं, लेकिन एक समय में जब वही छात्र उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है और बन के बीटेक करके निकलता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट को फायदा होती है। और थर्ड है वह व्यय जिसे किसी आंशिक रूप से सरकार की प्रत्यक्ष आय प्राप्त नहीं होती है। जैसे न्यायालय पर किया गया व्यय, गवर्नमेंट जो न्यायालय पर खर्च करती है वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट को कुछ फायदा होता है। और फोर्थ है वह व्यय जिससे सरकार को लागत से अधिक आय प्राप्त हो। जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में व्यय गवर्नमेंट करती है, जैसे रेलवे है, सड़क है,
पोस्ट ऑफिस है, बेतार के तार है, वहां पर जो सरकार गवर्नमेंट खर्च करती है उसे गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा। सेकेंड है कल्याण। लेकिन ये जो परिभाषा जो उन्होंने दिया है, वर्गीकरण किया है, उससे संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि कल्याण की भावना इनमें नहीं है। तो उसके आधार पर जो दोष था, उस दोष को दूर करते हुए कल्याण के आधार पर वर्गीकरण किया कि मानव का कल्याण होना चाहिए। और मानव को कल्याण पर संबंधित प्रोफेसर प्लेहन और क्रॉहन ने इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया है। कल्याण के आधार पर, वेलफेयर, वेस्ट टू द वेलफेयर के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और इन्होंने 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इनका पहला है कि वह व्यय जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों को समानता लाभान्वित करता है, जैसे स्वास्थ्य अभियान पर किया गया व्यय। सेकंड है ऐसे व्यय जो किसी एक वर्ग विशेष के हित के लिए किए जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष सभी समाज के वर्ग को उसका फायदा मिलता है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और सार्वजनिक सुरक्षा पर किया जाने वाला व्यय, यह सभी समाज के वर्ग को फायदा मिलता है। तीसरे प्रकार का वह व्यय है जो किसी विशेष व्यक्तियों को लाभ देने के लिए किया जाता है और उससे अप्रत्यक्ष रूप से समाज के हर वर्ग को उसका फायदा मिलता है, जैसे न्यायालय पर किया गया व्यय, न्यायालय पर करते हैं, गवर्नमेंट व्यय करती है, और सार्वजनिक पब्लिक एक्सपेंडिचर है, तो उसका कहीं ना कहीं न्यायालय से संबंधित समाज के हर वर्ग को उसका फायदा मिलता है। एंड फोर्थ है वह व्यय जिसे किसी विशिष्ट व्यक्तियों को लाभ पहुंचाए, जैसे हित अथवा कल्याण के संबंध में किया गया व्यय, इसके अंतर्गत आते हैं। अब अगला है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर वर्गीकरण, इसके संबंध में प्रोफेसर एडमसन ने कार्य के आधार पर इन्हें 3 प्रकार का सार्वजनिक व्यय को डिफाइन करने का प्रयास किया, क्लासिफाइड किया है। तो कार्य के आधार पर इन्होंने रक्षात्मक व्यय, प्रोटेक्शन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जिसे सरकार को सुरक्षा व्यय पर, पुलिस पर, प्रशासन पर, सुरक्षा पर, डिफेंस पर जो गवर्नमेंट खर्च करती है। नेक्स्ट कॉमर्शियल एक्सपेंडिचर, व्यवसाय पर, बड़े बड़े उद्योगों पर, उद्योग को वृद्धि ना हो लेकिन प्रोडक्शन वृद्धि होनी चाहिए, उत्पादन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोग को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो लोग को पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और धीरे धीरे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हर आदमी की आर्थिक स्थिति में स्ट्रांग होगी। और थर्ड जो बताया उन्होंने, विकासात्मक व्यय, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक ऐसा व्यय गवर्नमेंट करते हैं जिससे कि देश की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डेवलप्ड की बात होती है, विकास की बात होती है, डेवलपमेंट पर जो गवर्नमेंट खर्च करती है उसको हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। फोर्थ है प्राथमिक एवं गौण व्यय। इस आवश्यक तथा ऐच्छिक व्यय, प्रोफेसर जेएस मिल ने ऐच्छिक तथा आवश्यक व्यय को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया है। आवश्यक व्यय ऐच्छिक एडमिशन जो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दिया उससे संतुष्टि नहीं होकर के उसकी कुछ आलोचना थी, उसे दूर करते हुए प्रोफेसर जेएस मिल ने इसे ऐच्छिक और आवश्यक के रूप में 2 भागों में बांटकर इसे सही ढंग से एनालिसिस करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि सार्वजनिक व्यय को आवश्यक तथा ऐच्छिक व्ययों में विभाजित किया जाए और आवश्यक रूप से जहां जितनी मात्रा में गवर्नमेंट को लगे कि व्यय होना चाहिए, एक्सपेंडिचर हो, सार्वजनिक व्यय किया जाना चाहिए, वहां करना चाहिए। और ऐच्छिक रूप से ऑप्शनली अगर ये देखा जाए जितनी जरूरत मात्रा हो उतना व्यय करना चाहिए। ये बात, इस मत को देने का श्रेय प्रोफेसर जेएस मिल को जाता है। नेक्स्ट है प्राथमिक एवं गौण का है। प्रोफेसर फिंडल सिराज ने सार्वजनिक व्यय को इस व्यय को 2 प्रकार से बांटने का डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया है, प्राथमिक एवं गौण कार्य। प्राथमिक गौण कार्य को वर्गीकरण करते हुए इन्होंने कहा है, व्यक्त किया है कि वह व्यय जो सरकार को अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक, जैसे कि शांतिमय वातावरण बनाने के लिए जहां जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है उतना गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए, उन्हें प्राथमिक व्यय कहना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो व्यय सरकार इतनी करती है जिन्हें गौण कार्य कहना चाहिए। नेक्स्ट है अनुदान, ग्रांट तथा क्रय मूल्य के आधार पर क्लासिफिकेशन करने का श्रेय प्रोफेसर डाल्टन को जाता है। इन्होंने 2 भागों में सार्वजनिक व्यय को बांटने का प्रयास किया है। अनुदान
तथा कर मूल्य, ये वह व्यय जिनके बदले में सरकार को कुछ प्रतिफल प्राप्त नहीं करती है, उन्हें डाल्टन ने अनुदान के अंतर्गत कहा। जैसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए गवर्नमेंट किसी विशेष क्षेत्र पर अनुदान करती है, व्यय करती है, वो ग्रांट देती है कि हो सकता है फ्यूचर में उसका रिस्पॉन्स मिले, इसलिए गवर्नमेंट उसको ग्रांट देती है, अनुदान देती है और अनुदान देकर उस स्थिति को स्ट्रांग करने का प्रयास करती है। इसलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट अनुदान देना चाहिए। और कर क्रय मूल्य, जैसे अनुदान के अंतर्गत जैसे वृद्धा पेंशन, वृद्धावस्था में नगद पेंशन या बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जो गवर्नमेंट करती है वो ग्रांट देती है। ये कभी कोई बहुत इंडस्ट्री है उस पर कहीं आग लग जाती है, कोई ज़्यादा नुकसान होती है तो अनुदान कर देती है कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के, पुनः बनने के लिए गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्ट करती व्यय करती है। अनुदान के अंतर्गत आ गया। इसके बाद है निःशुल्क शिक्षा पर किया गया। ये गवर्नमेंट आज अरबों रुपया खर्च करती है सालाना एजुकेशन पर, इस पर कुछ नहीं लेती है। ये देश की शिक्षा एजुकेशन पर अनुदान करती है। सब्सिडी देती है, गैस सिलेंडर पर गवर्नमेंट देती है, ये सब अनुदान कर रही है, सब्सिडी दे रही। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए, सिचुएशन को अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट जो व्यय करती है उसे हम अनुदान के रूप में जानते हैं। उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता गवर्नमेंट को, लेकिन आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, बहाल करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। नेक्स्ट है स्थिर तथा अपरिवर्तनशील। स्थिर तथा परिवर्तनशील व्यय प्रोफेसर जे.के. मेहता ने कहा। प्रोफेसर मेहता ने इन्हें दो प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सार्वजनिक व्यय को स्थिर, उन्हें दो वर्ग भागों बांटा। उनका यह दृष्टिकोण यह है कि सार्वजनिक व्यय सरकार के कार्यों को की लागत के आधार पर एक स्थिर होनी चाहिए। जिस प्रकार से लागत संबंधित समय उत्पादक की उत्पादन लागत स्थिर व्यय से है, ये वो जिनकी मात्रा में सदा स्थिर रहती है। स्थिर व्यय वह व्यय है जिसकी मात्रा उन सेवाओं के प्रयोग के आधार पर किया जाता है, निर्धारित नहीं होती है, के आधार पर किया जाता है, उसकी निर्धारित नहीं होती है जिसके संबंध में व्यय किया जाता है। इसके विपरीत परिवर्तनशील व्यय वह व्यय है जो उनके संबंध में सेवाओं के प्रयोग में मतलब घटते बढ़ते रहता है। दैट इज द चेंजिंग और फ्लक्चुएशन, कमी बेसी होती रहती है। परिवर्तनशील व्यय है, कभी अधिक होगी कभी कम होगी। ये गवर्नमेंट को डिपेंड करता है कि किस मात्रा में कितनी डिमांड है, कितनी सेंक्शन किया गया है, कितनी जरूरत है, नीड है, उसके आधार पर कमी और अधिक होती रहती है। तो इसको हम परिवर्तनशील बोलेंगे। नेक्स्ट है हस्तांतरित तथा अहस्तांतरित। हस्तांतरित तथा अहस्तांतरित व्यय प्रोफेसर पीगू ने इसे दो भागों में बांटा, ट्रांसफर एंड ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। हस्तांतरण, उनका मानना है कि हस्तांतरित होने वाला तथा हस्तांतरित होने वाला दो तरह के व्यय को बताया है। हस्तांतरित होने वाला व्यय वह व्यय है जो नागरिकों के लिए, जो गवर्नमेंट अपने देश में रहने वाले नागरिकों के लिए हस्तांतरित करती है, ट्रांसफर करती है, निर्गत करती है, निःशुल्क देती है, उसके लिए कुछ पैसा नहीं लेती है, जिसकी जितनी जरूरत होती है, या संपत्ति के अधिकारियों को क्रय करने के लिए किए जाते हैं। इस प्रकार के व्यय को के अंतर्गत बीमारी बीमा हो गया, बेरोजगारी हुआ, लाभ हो गया, ऋण हो, ये तमाम तरह के जो व्यय गवर्नमेंट करते हैं वो हस्तांतरित करती है समस्याओं को निर्धारण करने के लिए। फिर पेंशन, हस्तांतरित न होने वाला व्यय वह व्यय है जो राष्ट्र के साधनों को की वर्तमान सेवाओं के लिए खरीदने के लिए किए जाते हैं, जिसे हम अहस्तांतरित कहते हैं। नेक्स्ट है रोसर का वर्गीकरण। रोसर्स ने इसे तीन भागों में वर्गीकरण किया है। रोसर ने किया है, रोसर ने तीन तरह के किया है। इनका है जर्मन अर्थशास्त्री रोसर सार्वजनिक व्यय की तीन भागों में बांटा, आवश्यक, उपयोगी और बेकार। जहां गवर्नमेंट को चाहिए, ये लगता है गवर्नमेंट को कि जितनी मात्रा में सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता है उतनी करना चाहिए। ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होता वो ओवरलैपिंग हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी मात्रा में व्यय की नीड है, जरूरत है, आवश्यकता है, उतना व्यय करना चाहिए। सेकेंड इन्होंने बताया है उपयोगी। कितना उपयोगी है, सरकार को इस बात को टालना चाहिए कि वो जो खर्च हैं वो कितने उपयोगी होते हैं, कुछ समय के लिए स्थगित किए जा सकते हैं। जबकि तीसरे प्रकार के जो व्यय है वो बेकार। कभी कभी क्या होता है कि जरूरत नहीं उसके बाद भी गवर्नमेंट व्यय करती है, तो वो बेकार का व्यय होता है। इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे, वो बेकार के व्यय बोले जाएंगे क्योंकि उसका कोई उपयोगिता नहीं। जितनी मात्रा में करना चाहिए, अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो उसका बोझ लोड है वो हमारे देश के सोसाइटी समाज पर पड़ेगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन उर्मिला हिक्स का वर्गीकरण था।
ठीक तरीके से 3 भागों में बांटा। सब अर्थशास्त्रियों ने जितने भी थे अपने अपने सार्वजनिक व्यय को अपने रूपों में अपने अपने तरह से क्लासिफाई करने का प्रयास किया है। इन्होंने विशेष रूप से 3 भागों में बांटा और उनका कहना है कि सुरक्षा संबंधी व्यय, नागरिक प्रशासन संबंधी व्यय और आर्थिक न्याय जैसे व्यय को इन्होंने शामिल किया है। देश की सुरक्षा पर व्यय किया गया, सामाजिक न्याय के लिए किया, प्रशासनिक संबंधित किया और सरकारी उद्योगों पर जो किए जाते व्यय उनको इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेसर ग्रोव्स का वर्गीकरण सेल्फ लिक्विडेटिंग। इनके अंतर्गत इन्होंने पुनरुत्थान, उत्पादक व्यय और उत्पादक व्यय। गवर्नमेंट के एक उद्देश्य होना चाहिए कि पुनरुत्थान, यदि कोई संस्था इंस्टीट्यूशन मर गया है, डेड हो गया, तो उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उस पर जो व्यय किया जाता है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट है। सरकारी मशीनरी है, इंडस्ट्री है। उत्पादक व्यय एक ऐसा व्यय जहां गवर्नमेंट को करना चाहिए जहां पर कि प्रोडक्शन हो, उत्पादन के लिए जो करते हैं हम उत्पादक व्यय करते हैं। ऐसा व्यय जिसका हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े, चाहे इंडस्ट्रियल हो या एग्रीकल्चर सेक्टर को, किसी भी सेक्टर को हो, तो करना चाहिए। और नेक्स्ट है अनुत्पादक व्यय। कभी कभी ऐसा व्यय गवर्नमेंट कर देती है जहां पर कि लगा तो रहे हैं लेकिन उसका प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो अनुत्पादक व्यय करते हैं। उसकी उस तरह के व्यय करने से गवर्नमेंट को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इसके अलावा आगे है आर्थिक एवं कार्यमूलक वर्गीकरण, इकोनॉमिक एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। आर्थिक और कार्यमूलक इकोनॉमिकल और फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सार्वजनिक व्यय सरकार की राजकीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे हर देश की गवर्नमेंट को, देश की सत्ता सदैव इस प्रकार की व्यय करती रहती है और इस प्रकार की व्यय करने से वहां की आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होती है। तो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के इस तरह के व्यय को करना चाहिए, करते रहना चाहिए जहां जितनी नीड हो, ताकि इसका प्रभाव सीधे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकल कंडीशन पर पड़े, प्रोडक्टिविटी पर पड़े, लोगों के रोजगार पर पड़े। और इसके सार्वजनिक व्यय जो नीति है, सार्वजनिक व्यय की जो नीति निर्धारण करके द्वारा सरकार वांछित रूप से आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित कर सकती है। जहां जितनी मात्रा में उनको जरूरत लगता है, फील होता है, वहां उतना करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो हमारी सरकार की एक महती कृपा होगी उस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि हर गवर्नमेंट का जो उद्देश्य होता है, जनता की जो फीलिंग्स होती है कि गवर्नमेंट जो भी व्यय करती है हमारी हेल्प के लिए, हमारी आवश्यकता के लिए करती है। तो गवर्नमेंट को आर्थिक रूप से जो एरिया है, दो सेक्टर आर द वीकर सेक्टर, दैट इज द मोस्ट मास लेवल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर आवर गवर्नमेंट्स को करना चाहिए और इस प्रकार से वो स्थिति को सुधार में कर सकती है। इसलिए सार्वजनिक व्यय नीति निर्धारण, विश्लेषण, एनालिसिस, समन्वय के द्वारा ही इस पर डिसीजन हमारी सरकार को लेनी चाहिए। जो राज्य की सत्ता पर बैठे हुए, चाहे केंद्रीय सरकार हो, राजकीय सरकार हो या लोकल सरकार हो, तीनों सरकार को किस प्रकार के डिसीजन लेती है उनको लेना चाहिए आर्थिक रूप से बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा इस आधार पर किया जाने के दूसरे आधार पर कि सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण अंततः अत्यंत ही आवश्यक हो गया। सार्वजनिक व्यय सोशल अकाउंटिंग के विकास के फलस्वरूप सार्वजनिक व्ययों को इस प्रकार से वर्गीकरण किया जाए कि देश में सामाजिक रूप से जो भी गवर्नमेंट व्यय करती है इस आधार पर वर्गीकरण किया जाए कि जिससे कि सरकारी लोकप्रियता के साथ लोक वित्त की क्रियाओं की आर्थिक व्याख्या को किया जा सके। इसके अलावा बहुत सारे और भी आर्थिक रूप से क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया गया है। विश्लेषण की दृष्टि से आजकल जो पूरे वर्ल्ड में जो 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी में सार्वजनिक व्यय के निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। जो वर्तमान काल में ये सारे नियम हैं लेकिन उस पर नहीं, लेकिन वर्तमान समय में जो व्यय किए जाते हैं क्लासिफिकेशन वो मुख्य रूप से यही 3 है। निवेश व्यय तथा उपभोग व्यय, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि निवेश व्यय तथा उपभोग व्यय हमेशा इन्वेस्टमेंट व्यय और कंजम्पशन व्यय पर ध्यान देने चाहिए। कितनी मात्रा में गवर्नमेंट को व्यय करना चाहिए और इस बात पर गवर्नमेंट को हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। अब निवेश व्यय और कंजम्पशन व्यय, तो निवेश व्यय
और उपभोग व्यय, यानी कि OI+C+I जो ये फॉर्मूला देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि निवेश व्यय जो गवर्नमेंट जो व्यय कर रही है, उनका एक्सपेक्ट होता है कि लोग इतना इस मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जाए कि उसका रिजल्ट मिले, यानी कि लोग रोजगार बढ़े। तो उस व्यू से गवर्नमेंट को निवेश करना चाहिए, और निवेश का उद्देश्य होना चाहिए कि जो आप इन्वेस्टमेंट करें, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसका उपभोग पर गवर्नमेंट को अधिक से अधिक मात्रा में व्यय करना चाहिए, ताकि लोगों को परचेजिंग पावर में वृद्धि हो, क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी, लोग प्रोडक्टिविटी को मांग करेंगे, उपभोग पर व्यय करेंगे, और पुनः हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो जाएगी। विकासात्मक डेवलपमेंट एंड नॉन विकासात्मक एंड विकासेतर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट हमेशा विकास और डेवलपमेंट की बात करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करती है, एजुकेशन की बात करती है, हेल्थ की बात करती है, सोशल सिक्योरिटी की बात करती है, देश की प्रोटेक्शन की बात करती है, डिफेंस की बात करती है, तो इस पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है। तो उनको गवर्नमेंट को हमेशा जो व्यय करती है, गवर्नमेंट हमेशा विकास की बात करे और विकास पर इन्वेस्ट करे। और कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं कि जहां विकास जरूरत है, नॉन डेवलपमेंट भी व्यय होते हैं जो कि जरूरत है, और उस पर भी गवर्नमेंट को व्यय करना चाहिए। और आज हर देश अपने आप को कल्याणकारी राज्य घोषित करने के नाते गवर्नमेंट हमेशा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करती है, जैसे वृद्धावस्था में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, एजुकेशन पर अनुदान, ये सब गवर्नमेंट देती है, जो ग्रांट देती है, अनुदान देती है, तो वो गवर्नमेंट को नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है और करना चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो आपसे के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति जनता की आस्था खत्म हो जाती है। और नेक्स्ट जो है योजना व्यय, प्लानिंग या प्लानेड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो भी व्यय करती है वो प्लानिंग के तहत करती है। गवर्नमेंट को हमेशा प्लानिंग के तहत व्यय करना चाहिए, क्योंकि योजना व्यय यानी प्लानिंग एक्सपेंडिचर या प्लान होना चाहिए कि कितनी मात्रा में हमको कितनी खर्च करना है। तो विदाउट प्लानिंग, आपको पहले प्लानिंग करना है, पी फॉर प्लानिंग और एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो हमको प्लानिंग करती है, तो कितनी मात्रा एक्सपेंड करना है, ये गवर्नमेंट को प्लान करना है। ये गवर्नमेंट को प्लान करना है कि आपको दिखना चाहिए कि हमको कितनी, जो फ्रेम आपने बनाया है कि कितनी मात्रा में हमको प्लान करना है, कितनी हमको मात्रा में, कहां किस मात्रा में हमको, किस क्षेत्र में, जुरिडिक्शन में हमको खर्च करना है। तो पहले प्लानिंग होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। पहले टारगेट करेंगे कि मुझे कितनी आपको लेगा, टारगेट एरिया को करेंगे, तो टारगेट एरिया किस एरिया में हमको कितनी मात्रा में हमको खर्च करना है, तो पहले प्लानिंग किया आपने किया, और इस योजनाबद्ध तरीकों से फिर आप एक्सपेंडिचर करते हैं। लेकिन कभी कभी योजना गैर योजना व्यय, कभी योजना नहीं होता है, उसके बाद भी आप व्यय करते हैं, कि इसको देखते हैं कि कभी कभी जो नॉन डेवलप्ड एरिया है वहां पर विदाउट प्लानिंग आप गवर्नमेंट अपनी अरबों रुपया वहां पर लगाती है कि रिकंस्ट्रक्ट करने को, उस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट करती है। ऐसा हर राज्य की सरकार सत्ता को करना चाहिए। दोस्तों मित्रों, यह जो सार्वजनिक व्यय का जो क्लासिफिकेशन वगैरह आज बताया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। टीजीटी पीजीटी जो वैकेंसी आई है और तमाम तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उससे यह लगातार 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसे कायदे से इसको सुने, इसको देखें, और बहुत सारे बुक्स हैं, आप उस बुक्स का स्टडी कर सकते हैं। जैसे पब्लिक फाइनेंस के लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र स्टूडेंट्स हैं तो मस्किरो की किताब पढ़िए, या वाट्सरे के हिंदी में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे हैं। आप किताब लेकर के पढ़ के आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सबको हमारे लेक्चर से अगर संतुष्टि मिली है तो आप मेरे चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पुनः आपका जो नया वीडियो बने, वो लेक्चर जो मैं दूं वो आप सब तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।